हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर आ गए हैं जीके। जो आप कम्पिटिटिव जितने भी स्टूडेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जीके कामयाबी का मंजिल का रास्ता बन सकता है। जैसे कि फिजिक्स का ही केवल इसमें भी क्वेश्चन है, फिर मैं केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी इत्यादि का क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में आज क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। लगभग इसमें नहीं, नेक्स्ट वीडियो तक मैंने फिजिक्स का तैयार किया है, जिसमें मैं लगभग 300 तक फिजिक्स का क्वेश्चन करवा दूंगा। और फिर आगे भी, जैसे ये केवल एक चैप्टर से है, फर्स्ट चैप्टर से ही केवल 200 से 300 है और आगे फिजिक्स का आता रहेगा। तो ये चालू होने से पहले वीडियो को आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जितना भी जीके का क्वेश्चन डालूँ अब तक नोटिफिकेशन उसका मिल जाए, आप इस वीडियो को देख सकें और याद कर सकें। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक बनाना रहेगा। तो चलिए इसको चालू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्य का क्या है, कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का ऐसे मात्रक क्या है, तो जूल होता है। कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष की इकाई किसकी इकाई है, सॉरी, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, किसकी यूनिट किसकी है। आखिर किसी न किसी की यूनिट होगी। जैसे समय का सेकेंड, धारा किसका है, उसी तरह से दूरी की है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की है। प्रकाश वर्ष किसकी है, दूरी की है। बार बार रिपीट कीजिए। थर्ड में क्या है, बल की एसआई यूनिट क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन, बल को न्यूटन साहब ने खोजा था, इसलिए इसका एसआई यूनिट न्यूटन है। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि सूची को मिलाना है। जैसे कि उच्च वेग, इसको मिला देंगे पता चल जाएगा। जैसे ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है क्या, तो कार्य का क्या, कार्य का जूल, ऊर्जा का जूल, दाब का यानी प्रेशर का पास्कल, तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रम होता है, उच्च वेग का मैक होता है। तो इसका मतलब हुआ कि किस में है, ए का फर्स्ट, तो ए का फर्स्ट, ये बी और सी में था। फिर बी का सेकेंड, तो बी का सेकेंड दोनों में है। फिर सी का थर्ड, यानी कि केवल थर्ड ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। फिर इसमें क्या कहता है, इसमें भी मिलान करना है, इसमें भी मिलान करना है। बोलता है कि मिलान करना है। ये आया हुआ क्वेश्चन, ये सब एनडीए के 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। दूरी का ऐसा ही मात्रक पूछा। फिर पदार्थ की मात्रा और विद्युत आवेश की मात्रा ऊर्जा का। तो पदार्थ की मात्रा का तो क्या हो जाता है, मोल हो जाता है। विद्युत आवेश की मात्रा का क्या होता है, कूलम हो जाएगा। ऊर्जा का क्या होगा, दूरी का क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष हो जाएगा, कि प्रकाश वर्ष दूरी से रिलेटेड है। ऊर्जा का किलो वाट घंटा, यानी कि किससे कौन मिलता है, तो ए का है थर्ड। ए का थर्ड किस में है, तो आपका ए और बी में है। फिर बोल रहा है बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट केवल ए ऑप्शन है, जो कि ये आपका सही है। तो इस तरह से आपको 5 क्वेश्चन नंबर भी हो गया। चलते हैं 6 क्वेश्चन नंबर की ओर। 6 क्वेश्चन में भी मिलाना है, मिलान करना है। तो त्वरण का क्या होता है, त्वरण को और किस रूप में हम देख सकते हैं, तो त्वरण का ऐसे ही मात्रा अगर हम देखेंगे एक्सेलरेशन का, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन 4। तो फर्स्ट का 4 किस में है, तो केवल एक ही है, डी, यानी कि हम डायरेक्ट भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और तो किसी का नहीं है फर्स्ट का 4, ए बी सी तीनों में से किसी का नहीं, लेकिन डी का है फर्स्ट का 4, इसलिए डी आपका ऑप्शन सही है। तो इसमें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक कौन नहीं है। समय का मात्रक कौन है, अधिवर्ष है, चंद्रमास है, सब ये सब समय का मात्रा है, लेकिन प्रकाश वर्ष ये दूरी का है, इसीलिए ये नहीं है। तो ये आपका सही है। ये RRB 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर कह रहा है पार्सेक इकाई है, किसकी पार्सेक इकाई है, तो दूरी की है। दूरी की इकाई क्या है, पार्सेक है। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन 8 तक पहुंच गया है। अब चलते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 9 की ओर देखेंगे तो क्वेश्चन 9 में है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इसमें सही सुमेलित कौन नहीं है, सेल्सियस। कैसे का है कि उष्मा की इकाई थोड़ा ना सेल्सियस है, यानी कि उष्मा की इकाई सेल्सियस नहीं है। फिर कह रहा है ल्यूमेन किसका मात्रक है, ल्यूमेन किस चीज़ का मात्रक है, तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है, तो लक्स नहीं फ्लक्स, ठीक है। क्या होगा, सॉरी लक्स होगा, फ्लक्स दूसरा चीज़ है। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है, लक्स है, लक्स।
ज्योति की इकाई क्या है, तो लक्स है। तो इस तरह से आपने इससे भी देखा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें देखते हैं पास्कल। पास्कल इकाई है किसकी है, तो प्रेशर यानी दाब की है। आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में आया है, आरआरबी में आया है और एनटीपीसी में आया है। 2016 में और 2015 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। पास्कल यानी प्रेशर की किसकी इकाई है, तो दाब की, प्रेशर की पास्कल। प्रेशर का आप बदल कर भी आ सकता है यूनिट, जैसे प्रेशर इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स पर एरिया। फोर्स का होता है न्यूटन और पर एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, उसकी जगह पर पास्कल है, क्योंकि प्रेशर का खोज किसने किया था, तो पास्कल साहब ने किया था। फिर कह रहा है कैंडेला मात्रक है, किस चीज़ का कैंडेला मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का कैंडेला मात्रक है। आरआरबी में आया 2004। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो जूल है ऊर्जा की इकाई। ऊर्जा की इकाई को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो इस तरह से ऊर्जा की इकाई क्या है, जूल है। फिर कह रहा है क्वेश्चन, मात्राओं की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी या हुई थी। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं ये दोनों बोल रहा हूँ, की गई थी, हुई थी, लागू की गई थी, कब से शुरुआत हुई थी, तो 1971 में। फिर कह रहा है हर्ट्ज, इसका सिंबल होता है HZ, सिंबल भी पूछ सकता है, तो HZ, इसका सिंबल HZ। कह रहा है इस मापने की यूनिट है, किस चीज़ को मापते हैं हम हर्ट्ज में, तो तरंगों की आवृत्ति को, फ्रीक्वेंसी को नापते हैं, किस में, हर्ट्ज में, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी को ही हम यहाँ पर हर्ट्ज में नापते हैं। फिर यहाँ पर बोल रहा है विद्युत मात्रा की, यानी कि विद्युत मात्रा यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इसका ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, एम्पियर। विद्युत मात्रा का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 17 तक देख लिया। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, जो कि ऑप्टिक्स चैप्टर से है, प्रकाश चैप्टर जो है उसी से है। तो उसका ऐसा यूनिट डायोप्टर होता है। जब हम लेंस की शक्ति यानी किसी भी लेंस को नापते हैं कि इतना पॉइंट इतना का है, माइनस में है, तो उसको डायोप्टर में बताते हैं कितना इतना डायोप्टर का है। तो इस तरह से लेंस की शक्ति क्या है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका पत्ती क्या होगा, तो डायोप्टर में होगा। बस लेंस से संबंधित अगर शक्ति युक्ति के बारे में है, उसका ऐसा ही पत्ती के बारे में, तो डायोप्टर टिक लगा देना है। तो इस तरह से ये हुआ। फिर कह रहा है कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डेसिबल तो वातावरण में जो ध्वनि होता है ना, वायुमंडल में, वातावरण एटमॉस्फेयर में, उसके लिए डेसिबल यूज किया जाता है। फिर कह रहा है एम्पियर क्या नापने की इकाई है, तो करेंट, करेंट को ही हम एम्पियर में नापते हैं, इलेक्ट्रिक करेंट, यानी करेंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, एम्पियर, ठीक ना। तो एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट नापने का ऐसा यूनिट है। इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में अगर हम चलेंगे तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसे मात्रक, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये आरआरबी 2005 में आया क्वेश्चन, फिर से आ सकता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, कि निम्नलिखित युग में से कौन भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं है, यानी कि कौन जो है समान विमीय सूत्र नहीं है, तो बल एवं दाब, दोनों का जो विमीय सूत्र होता है वो समान नहीं होता है। निकाल के देख सकते हैं आप लोग, ऐसा ही बल का डायमेंशन निकालें, फोर्स का डायमेंशन निकालें, प्रेशर का डायमेंशन निकालें, दोनों इक्वल नहीं होगा। बाकी सब में दोनों दो दो दिया है, सबका डायमेंशन निकाल के देख सकते हैं, इक्वल आएगा, लेकिन इसमें नहीं आएगा। फिर कह रहा है एक खगोलीय इकाई संबंधित है, तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच दूरी से खगोलीय इकाई संबंधित है। सूर्य और पृथ्वी की दूरी कैसे हम नाप सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसलिए खगोलीय इकाई इसी से संबंधित है और इसी से हम दूरी को मापते हैं। फिर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अविमीय राशि है, अविमीय राशि है जिसका विमीय नहीं, विमा नहीं है, यानी कि विकृति। कौन सी राशि है, विकृति। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम 24 तक पहुंच गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसी वीडियो पर इसी तरह से बने रहें और मैं नेक्स्ट वीडियो की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि नहीं है। सदिश तो जानते ही होगा, वेक्टर और स्केलर। तो इसी प्रकार से कह रहा है कि सदिश राशि नहीं है, यानी वेक्टर नहीं है। तो वेक्टर में क्या क्या होना जरूरी है, तो आपको मैग्नीट्यूड और प्लस में डायरेक्शन दोनों जरूरी है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा, संवेग में, वेग में भी होगा, कोणीय वेग में भी होगा, लेकिन द्रव्यमान में केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, इसीलिए वेक्टर नहीं है, सदिश राशि नहीं है। तो इस तरह से आपका क्लियर हुआ। अदिश राशि कौन है, यानी कि स्केलर कौन है, तो ऊर्जा स्केलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है, चारों में कौन सदिश है, तो संवेग है सदिश। जैसे संवेग यहाँ पर
सदिश के ही अंदर तो आया था, संवेग वेग कोणीय वेग सदिश है, यानी कि यहाँ पर संवेग आया तो ये सदिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है क्या है, तो निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? आयतन है, आयतन सदिश नहीं अदिश है। निम्नलिखित में सदिश राशि है, कौन है? चारों में लंबाई, समय, द्रव्यमान, वेग। सदिश राशि कौन है? तो वेग है, इसमें दोनों होता है, मैग्नीट्यूड प्लस क्या डायरेक्शन, ये दोनों होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? तो द्रव्यमान होगा इसका आंसर। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण एक्सेलरेशन क्या होता है? तो जो वेग है उसका अंतर और बट्टा में टाइम, तो वेग यानी दो ठो वेग होगा तभी तो उसका अंतर निकालेंगे, तो v माइनस यू और डिवाइडेड बाई टाइम, उसका अंतर निकाल के टाइम से, तो वही उसका एक्सेलरेशन यानी त्वरण, ऐसा ही करके हम निकालेंगे। ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसमें देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात की तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। क्या कर रहा है, संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त करेंगे? तो द्रव्यमान। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है और वेग का फॉर्मूला क्या होता है? तो संवेग का होता है एम भी और वेग तो सिंपल भी, तो इसकी अनुपात है तो बटे भी, क्या आया निकल के? एम निकल के आया, यानी कि मास, द्रव्यमान प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, प्लांक के क्या बोल रहा है, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो कोणीय गति का। किसका? तो कोणीय गति का आयाम होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया। खुल रहा है फिर, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, इस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा। वो जो ऐसे ऐसे झूला झूलेगा ना उसका काल समय कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कह रहा है कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई इसे गोल गोल बेंच घूर रहा है, उस पर कोई एक लड़का आ गया बैठ गया, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका कोणीय वेग कम हो जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगा। कोई एक भारी चीज ला के रख देंगे तो उसका वेग धीरे धीरे कम न हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी बन गया। इसमें नेक्स्ट देखेंगे क्या है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्या, उसका मैंने उसमें क्या चेंज होगा? तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। अगर उसको वेग को हम डबल कर देते हैं तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 4 टाइम्स? तो ये फार्मूला से देख सकते हैं, जो कि अभी देखिए फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ वी स्क्वायर है, इसको जब डबल करेंगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, सिंपल सा। फिर इसमें नेक्स्ट मास में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर 4 टाइम्स हो जाएगा। फिर इसमें कहता है कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तन होता रहता है। ये याद रख लीजिएगा, क्यों अंतर होता है? क्योंकि जो मास होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, जबकि वेट कांस्टेंट नहीं होता है, वो बदलते रहता है, वेट हमेशा चेंज होते रहता है। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर होता है। फिर क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। किसका कथन था? तो न्यूटन का। न्यूटन कहते हैं कि जब तक कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगा, और कोई अगर गति में है, जा रहा है इधर, तो जाना ही चाहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई हम बाह्य फोर्स लगा के, इसको बाह्य बल लगा के इसको हम रोक ना दें, या फिर चल रहा है तो रोक ना दें, और न तो रुका हुआ है तो जब तक हम इसे चलाएं ना तब तक ये रुका हुआ रहेगा, जो चल रहा है वो चलते रहेगा जब तक हम इसको रोकें ना। तो ये न्यूटन साहब बोले थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि किसी असंतुलित बल के द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये याद कर लीजिए, अनुक्रमानुपाती होता है त्वरण। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा में पहुंच गए? क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 पहुंच गए हैं। अब चलते हैं 40 की ओर। आज लगभग 50 आज पहुंच ही जाएंगे, आज 50 क्वेश्चन पहुंच जाएंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध क्या है? तो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए, मैंने दो ठो वस्तु हमेशा रहना चाहिए। इधर से इधर बल लगा रहा है तो ये भी इधर से इधर बल लगाएगा, तो ये इसमें बोला जा रहा है। फिर क्या कर रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। क्या है? तो न्यूटन की गति के तीसर का नियम है, यानी कि न्यूटन का थर्ड लॉ है,
न्यूटन का तीसरा लॉ में होता है कि जितना हम बल लगाएंगे वो भी उतना ही बल उधर से लगाएगा, अपोज करेगा। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जल में तैरना न्यूटन की गति के नियम का किसका उससे क्या, जल में जब हम तैरते हैं तो कौन सा वहाँ पर नियम लागू होता है न्यूटन का, तो तीसरा नियम, क्योंकि जल को हम अपने हाथों से पीछे की ओर धक्का देते हैं तो जल हमें धक्का देता है ताकि हम आगे बढ़ जाते हैं, तो इस तरह से उसका तीसरा नियम लागू होता है वहाँ पर। फिर इसमें हम देखेंगे क्या बोल रहा है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करेगा। ये तो अभी तुरंत ही बताया है, यह किसका कथन है, तो न्यूटन का है। वो रुका हुआ है तो रुका रहेगा, अगर गति में है तो गति में रहेगा। तो इस प्रकार से न्यूटन का ये नियम है। फिर क्या बोल रहा है कि बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम से बल का परिभाषा आएगा, तो पहला नियम से F बराबर am इंटू ए, ये फार्मूला आता है न्यूटन का पहला नियम से। तो इस तरह से मैंने देखा कि किस तरह से न्यूटन का फार्मूला आ रहा है। फिर क्या बोल रहा है, फिर ये बोल रहा है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, तो जड़त्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, जड़त्व बोलते हैं। फिर को बोल रहा है न्यूटन के पहले नियम को भी क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं, इसी को ही तो जड़त्व का नियम कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। जैसे घोड़ा का पैर ये है तो ये पीछे की ओर बल लगाएगा तभी तो ये आगे बढ़ेगा, आगे की ओर कब बढ़ेगा, जब ये पीछे की ओर बल लगाएगा, नहीं पृथ्वी पर फोर्स लगा रहा है घोड़ा। फिर क्या कर रहा है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे दिशा में गिरते हैं, आगे की ओर गिरने लगते हैं ना, तो किसके द्वारा समझाया जा सकता है, तो न्यूटन के पहला नियम के द्वारा, कि अगर एक बार कोई ब्रेक लगा दिया तो वो तो गति में तो पहले से था तो आगे की ओर जाएगा, अगर कोई पहले से रेस्ट में है और कोई चालू हो गया तो पीछे की ओर जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई आगे गया, आगे हम लेके गए, ठीक है, ये पहले से रेस्ट में है तो हम पीछे की ओर फेंकाएंगे, गिरेंगे, और कोई गति में है उसको हम एक बैक रेस्ट में लाएंगे तो आगे की ओर फेंकाएगा। ये आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं या देखे भी होंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो न्यूटन के तीसरा नियम पर। जैसे रॉकेट में होता क्या है ना कि रॉकेट जो होता है नीचे की ओर ये धुआं छोड़ता है, तो नीचे से भी उस पर उतना ही बल लगता है जिससे वो आगे की ओर निकल जाता है। फिर क्या बोल रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 50 में, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है, विराम जड़त्व। माने कि पहले से वो जो घोड़ा पर बैठा हुआ था वो रुका हुआ था, लेकिन घोड़ा जैसे ही जाएगा तो ये पीछे की ओर गिरना चालू हो जाएगा, तो विराम जड़त्व यानी ये रुका हुआ जड़त्व का काम है कि ये गिरना शुरू हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है इसमें, क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ के पीछे खींचकर पकड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा या खेला भी होगा, देखा होगा कि आप लोग पीछे बॉल को खींचते हैं, क्यों, तो बॉल विराम की स्थिति में आ जाती है। पीछे जैसे खींचेंगे ना तो इसको विराम में लाने के लिए ऐसा करते हैं। अगर एक बैग इधर से बॉल आ रहा है, हम एक बैग यहाँ पर रोक देंगे तो इस पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा, साथ ही ये सरफेस फट भी सकता है, यानी कि आपका हाथ भी फट सकता है। अगर इसको हम पीछे खींच लेते हैं तो कुछ समय तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसलिए पीछे की इसको खींचते हैं कि इसको विराम अवस्था में ला सकें। तो इस तरह से मैंने कितने क्वेश्चन किए, 51 कर लिए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जहाँ से 52 से क्वेश्चन आएगा, और 52 से क्वेश्चन आएगा, इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि जल्द से जल्द आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। इस तरह से मैं लगभग फिजिक्स का हज़ारों क्वेश्चन करवाऊँगा। फिजिक्स का केवल क्यों, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री सभी का क्वेश्चन लाऊंगा। ये कहीं और से नहीं बल्कि लूसेंट से ही है, लेकिन सुना हुआ चीज़ जल्दी याद होता है इसलिए मैं ला रहा हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी याद करें। तो और मैं 52 से आगे लाऊंगा जो कि मैं करके रखा हूँ कंप्लीट। आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी करें, ताकि आपके जितने भी दोस्त होंगे जो कि कम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, वो इसका लाभ उठाएँ। थैंक यू।